व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू नेक्स्ट वीडियो। यूक्रेन ने मांगी है पीएम मोदी से मदद, तो क्या है पूरा मामला और वर्ल्ड मीडिया फाइनली एक्सेप्ट कर चुका है इंडिया की इंपॉर्टेंस। ये तो भैया ये लेवल पिछले 10-15 साल में लेवल अलग पहुंचते जा रहे हैं। तो देखते हैं क्या है माजरा। मेरे हिसाब से उसके बारे में होगा कि रशिया से बातचीत करी जाए और सुलझाया जाए। तो बाकी डिटेल में देखते हैं। वर्ल्ड अफेयर चैनल से हो गया, पूरा साल वो हो गया। प्रशांत धवन सर की वीडियो है, कर दे वीडियो को लाइक, चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब। 1 2 3 लेट्स गो। हेलो एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। अगर आपने वर्ल्ड अफेयर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू वर्ल्ड अफेयर्स। हाल ही में यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ये कहा है कि इन्होंने पीएम मोदी से बात करी और इस बातचीत के दौरान इन्होंने ये कहा कि ये चाहते हैं कि भारत पीस प्लान में हेल्प करे। ज़ेलेंस्की का मानना यह है कि अगर यूक्रेन रशिया के बीच में युद्ध थमेगा तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पीस प्लान जो ज़ेलेंस्की प्रमोट करते हैं ये रशिया एक्सेप्ट करे, और ये प्लान एक्सेप्ट करवाने में इंडिया का क्रिटिकल रोल होगा। यहाँ पर आप देख पाओगे ज़ेलेंस्की की ट्वीट है, एक ट्वीट है यूक्रेनियन में, एक ट्वीट है इंग्लिश में। यहाँ पर कह रहे हैं आई हैड ए फोन कॉल विद नरेंद्र मोदी, और आगे ये भी ऐड करते हैं कि भारत G20 की प्रेसिडेंसी संभाल चुका है, मतलब कि 2023 का G20 समिट सिंस इंडिया होस्ट करेगा। तो अब इनको उम्मीद है कि इंडिया एक पीस मेकर का रोल निभाएगा यूक्रेन और रशिया के बीच में। नाउ प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि यूक्रेन और रशिया की डिमांड्स इतनी ज्यादा अलग है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। वो डिमांड्स इतनी अलग है कि इंडिया चाहकर भी ना कुछ ज्यादा इम्पैक्ट डाल नहीं पाएगा जब तक ग्राउंड पर कोई मेजर चेंज नहीं होता। एक पार्टी बिल्कुल हार एक्सेप्ट कर नहीं लेती तब तक पीस करना बहुत ही मुश्किल है। नाउ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि यूक्रेन की डिमांड क्या है, रशिया की डिमांड क्या है, और दोनों देश इंडिया से क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि इंडिया फाइनली ये वॉर खत्म कर सकता है। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि पुष्प कुमार दहाल मतलब के प्रचंड ये हाल ही में बन चुके हैं नए प्राइम मिनिस्टर किस देश के। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव्स या फिर भूटान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के अंत में। ओके, तो 2022 का G20 समिट आप सबको पता है हुआ इंडोनेशिया में। पीएम मोदी यहाँ पर गए, ऋषि सुनाक, जो बाइडन, दुनिया भर के वर्ल्ड लीडर यहाँ पर थे। मगर जिस लीडर की सबको उम्मीद थी कि यहाँ पर आएंगे व्लादिमीर पुतिन, इन्होंने G20 का समिट स्किप कर दिया और अपनी जगह अपने देश के विदेश मंत्री सरगई लावरोव को भेज दिया। इंटरनेशनल कम्युनिटी को उम्मीद ये थी कि इस समिट में ज़ेलेंस्की होंगे, पुतिन होंगे, बाइडन होंगे और फाइनली यूक्रेन रशिया वॉर खत्म हो जाएगा और दुनिया में भी स्टेबिलिटी वापस लौट आएगी। मगर कुछ ऐसा हुआ नहीं। पुतिन ने क्लियरली कह दिया कि अभी ये वॉर लंबी चलेगी, पुतिन इंडोनेशिया नहीं आए। अब देखो सारी नजर अब है सितंबर महीने में, सितंबर 2023। मैं आपको बता दूं पिछले 50 सालों में भारत के लिए जियोपॉलिटिक्स के पर्सपेक्टिव से इससे इम्पोर्टेंट महीना नहीं आया, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम होगा जब इंडिया होस्ट करेगा दुनिया भर के टॉप वर्ल्ड लीडर्स को। जैसे कि यहाँ पे आप देख पाओगे मोस्ट प्रॉब्ली शी जिनपिंग इंडिया में आएंगे, मैक्रोन होंगे, पीएम मोदी तो ऑफ कोर्स होंगे ही, जर्मनी के ओलाफ शोल्ज, व्लादिमीर पुतिन मोस्ट प्रॉब्ली इंडिया में आएंगे, क्योंकि 2022 में आप अगर देखो तो पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन की एक भी मीटिंग नहीं हुई। ये बात बाद में दोनों कंट्रीज ने एक्सेप्ट भी करी कि शेड्यूलिंग की वजह से दोनों लीडर मिल नहीं पाए। तो 2023 में बिल्कुल पुतिन इंडिया में आएंगे। उसके अलावा आप अगर देखो ऋषि सुनाक, जो बाइडन, इंडिया ने अपनी हिस्ट्री में इतने सारे इंपॉर्टेंट वर्ल्ड लीडर्स को कभी इन्वाइट किया नहीं है, और इंडिया ये भी इंश्योर कर रहा है कि हमारे जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं जो G20 ग्रुप के पार्ट नहीं भी है ना, फॉर एग्जांपल बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नेदरलैंड्स, नाइजीरिया, रवांडा, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, यूएई, इन सब को भी हम इनवाइट करें G20 समिट में। और इससे आप देखोगे भारत का ग्लोबल स्टैचर बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। अब व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भी उम्मीदें लगा दी है इंडिया पर, क्योंकि सिंस इंडिया में जो बाइडन, पुतिन, शी जिनपिंग सब इकट्ठा होंगे तो ये चाहते हैं कि पीस फॉर्मूला की इम्प्लीमेंटेशन इंडिया करवाए। अब देखो प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, ज़ेलेंस्की ना सब कुछ चाहते हैं कि इनके हिसाब से हो, सारी शर्तें ये तय करे, जबकि इनकी शर्तों को आप देखोगे ना, इनके पीस प्लान को आप देखोगे, आप कहोगे ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये कहीं से भी प्रैक्टिकल नहीं है। कोई भी कहेगा प्रैक्टिकल नहीं है, इवन यूक्रेनियंस भी कहेंगे कि इस पीस प्लान से वॉर नहीं रुकेगी। मगर ज़ेलेंस्की जब हाल ही में गए यूएसए में, जो बाइडन को भी अपना जो पीस फॉर्मूला है, पीस प्लान है, ये बता दिया। बाइडन ने सर हिलाते हुए कह दिया कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल हम कोशिश करेंगे, मगर इन रियलिटी ये जो पीस प्लान है ये मैं आपको दिखाता हूँ, इट इज़ नॉट पॉसिबल। नाउ ज़ेलेंस्की का जो पीस फॉर्मूला है इसके 10 पॉइंट्स हैं, और पहला पॉइंट आप देखोगे काफ़ी बेसिक लगता है, रेडिएशन, न्यूक्लियर सेफ्टी,
कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है यहाँ पर कोई बॉम्बिंग नहीं होगी, यहाँ पे रशिया मान जाएगा, कोई भी कंट्री मान जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं आने वाली। न्यूक्लियर पावर फिर प्लांट आते हैं होगा ना, सेकंड पॉइंट पे, ये कह रहे हैं फूड सिक्योरिटी को लेकर दुनिया में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा यूक्रेन रशिया दोनों गेहूं एक्सपोर्ट करते हैं दुनिया भर में, और बीच में यूक्रेन वॉर की वजह से हमने देखा कि यूक्रेन से जो गेहूं है ये एक्सपोर्ट भी नहीं किया जा रहा था। इसको लेकर एक यूएन की डील बनी, मगर बाद में वो डील भी टूट गई। तो ये फूड सिक्योरिटी को लेकर कह रहे हैं कि एक रास्ता बनना चाहिए जिससे यूक्रेन लगातार गेहूं एक्सपोर्ट करता रहे, रशिया को इससे भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर ये बात करते हैं एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में। रशिया यूक्रेन का 50% एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय कर चुका है। जी हाँ, 50% यूक्रेन में आज के समय इलेक्ट्रिसिटी आती नहीं, आती भी है तो 1-2 घंटे की आती है। लोग बहुत ज्यादा खराब हालत में है वहां पर। तो यूक्रेन ने ये डिमांड रखी है कि रशिया पावर सप्लाई करे ताकि जो आम यूक्रेनियन है वो अपनी लाइफ प्रॉपर्ली बिता पाए। इसमें भी प्रॉब्लम है नहीं। फिर ये कह रहे हैं सारे वॉर प्रिजनर्स को छोड़ो, ये भी हो जाएगा। वॉर प्रिजनर्स को इससे पहले भी छोड़ चुके हैं दोनों, रशिया यूक्रेन, इट इज वेरी मच पॉसिबल। फिर यहाँ पे जो 5th और 6th पॉइंट है ना, इसमें आ जाएगी दिक्कत। यहाँ पर देखो यूक्रेन ये कह रहा है कि पहली बात तो जो भी एरिया रशिया ने यूक्रेन का कब्जा रखा है ये एरिया रशिया छोड़ देगा। अब अगेन ये जो डिमांड है ना बहुत अजीब है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द यूएन चार्टर, द रिस्टोरेशन ऑफ आवर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड वर्ल्ड ऑर्डर, विड्रॉल ऑफ रशियन ट्रूप्स एंड सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज। अब दोनों चीजें कर पाना बहुत मुश्किल होगा। आप रशियन पर्सपेक्टिव से सोचकर देखिए, ये ऐसा क्यों करेंगे? रशिया ने हजारों सोल्जर्स का बलिदान देकर ये जो टेरिटरी आपको दिख रही है ये कब्जाई, ये रशिया क्यों छोड़ना चाहेगा? ये बिल्कुल भी ऑब्वियसली बात है, इसको नहीं छोड़ेंगे। मगर यूक्रेन ने सिंपली कह दिया कि इस पीस प्लान के अंडर रशिया बिल्कुल रिट्रीट करेगा। तो इसी बेसिस पे मैं कहूंगा कि ये पीस प्लान पॉसिबल है नहीं, क्योंकि पीस के लिए ना आपको थोड़ा बहुत समझौता करना होता है। थोड़ा सा आप पीछे हटो, थोड़ा सा दूसरी पार्टी है वो पीछे हटेगी। अगर यूक्रेन ये भी कह देता ना कि रशिया ने जो एरिया कब्जा रखा है उससे 50% ये पीछे हटेंगे, बीच का कुछ एरिया ये बना देंगे बफर जोन, ऐसा कुछ होता तो लेकिन ये बिल्कुल ही तो नहीं, क्योंकि भाई कर सकते थे कि रशिया को प्रपोजल दे, रशिया से बातचीत करे। मगर करंट स्टेट में रशिया हंस देगा, रशिया कहेगा कि नहीं हम लड़ेंगे। फिर यूक्रेन यहाँ पर भी नहीं रुकता। यूक्रेन आगे कहता है कि हमको वॉर रेपरेशन चाहिए, इंटरनेशनल कोर्ट बिठाओ। उसके बाद रशिया बिलियंस ऑफ डॉलर्स देगा ये वॉर इन्फ्लेट करने के यूक्रेन पर। रशिया ये भी करने नहीं वाला, रशिया एक पैसा नहीं देगा यूक्रेन को मोस्ट प्रॉब्ली। फिर आगे ये भी लिखा है कि रशिया ने इकोसाइड किया। एक होता है जेनोसाइड, ह्यूमन बींग्स को मारना, इकोसाइड होता है एनवायरनमेंट को मारना, पेड़ों को नष्ट करना। तो ये कहना है जी पेड़ भी हमारे बहुत सारे काट दिए, वो सही करो। ये एक बार कोई बड़ी बात नहीं है, रशिया ठीक कर भी देगा, चलो मिलके पेड़ लगाते हैं। फिर 9वां पॉइंट है सिक्योरिटी गारंटीज फॉर यूक्रेन के, फिर से रशिया अटैक नहीं करेगा। ये पॉसिबल है, अगर एक बार जमीन को लेकर इशू रिजॉल्व हो जाता है तो ये पॉसिबल है। और फाइनली कन्फर्मेशन ऑफ द वॉर एंड, के अब ये वॉर खत्म हो चुकी है, कोई सीज फायर नहीं होगा। अब यहाँ पर वैसे मैं ये कहूंगा कि जेलेंस्की ने एक छोटी सी मैच्योरिटी ये दिखाई है कि ये एक्सेप्ट करते हैं कि नेटो को ज्वाइन करने से टेंशन बढ़ सकती है। तो इसलिए अगर यूक्रेन को मिलती है सिक्योरिटी गारंटीज तो ये लोग नेटो को ज्वाइन नहीं करेंगे। मगर प्रॉब्लम यही आती है कि चाहे यूक्रेन नेटो को ज्वाइन ना करे, जैसे ही रशियन फोर्सेस पीछे हटेगी, यूएसए के बहुत सारे सोल्जर्स, डिफेंस इक्विपमेंट, ये बहुत सारा और डिप्लॉय हो जाएगा यूक्रेन में। तो इसके रिस्पॉन्स में देखो रशिया ने साफ साफ ये कहा है कि कभी भी, इतिहास देख लो हमारा, चाहे जर्मनी हो या फिर वर्ल्ड वॉर 1 का टाइम हो, कभी भी हमने दूसरों की कंडीशंस को फॉलो नहीं किया, नेवर फॉलोड द कंडीशंस सेट बाय अदर। तो रशिया क्लियरली यहाँ पर कह रहा है कि समझौता करना है तो समझौते की मानसिकता के साथ आओ, आपके ऑर्डर हम फॉलो नहीं करने वाले। और अगर आप जानना चाहते हो कि रशिया का स्टांस क्या है, रशिया का स्टांस भी कम कड़ा नहीं है। ये कह रहे हैं कि बातचीत से पहले, बातचीत तो बाद में होगी, जो मिलकर हम कोई समिट करेंगे, चाहे इंडिया में हो, यूएन में हो, कहीं भी हो, जो समिट होगा वो तो अलग बात है। उस बातचीत से पहले ही ना जो भी अनेक्स्ड लैंड रशिया कब्जा चुका है, जो भी ये जमीन रशिया कब्जा चुका है, यूक्रेन और बाकी दुनिया माने कि ये पार्ट अब रशिया को मिल चुका है। तो रशिया 1 इंच भी वापस नहीं करने वाला। ये कह रहे हैं कि बातचीत छोड़िए, बातचीत से पहले आपको ये डिमांड एक्सेप्ट करनी होगी, तभी हम बैठ के बातचीत करेंगे। तो ऑब्वियसली रशिया यहाँ पर बात करेगा रेपरेशंस को लेकर, जो प्रिजनर ऑफ वॉर है उनको छोड़ने के इशू को लेकर, और शायद एनर्जी के इशू को लेकर। बाकी और जगह रशिया कुछ यूक्रेन को देने नहीं वाला। इंडिया भी आप यही कह लीजिए दोनों को एक प्लेटफॉर्म दे सकता है बातचीत करने का, वो चाहे G20 हो या G20 से पहले कोई समिट हो। मगर आप देख सकते हैं कि दोनों पार्टीज की कंडीशन इतनी ज्यादा सख्त है
कि कोई भी देश अभी के लिए दोनों के बीच में सुलह नहीं करवा पाएगा, मगर डेफिनेटली इंडिया कोशिश करेगा। क्योंकि देखिए, हम लोग जितना यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं पीस प्रोसेस में, इंडिया की इंटरनेशनल स्टैंडिंग बढ़ती है। उसके अलावा हम लोग चाहते हैं कि ये वॉर खत्म हो, क्योंकि 2023 में भी अगर ये वॉर चलती रहती है तो दुनिया भर में आ जाएगी रिसेशन, और उसकी वजह से इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स है ये भी बुरी तरीके से हिट होंगे। चाइना में अगर कोविड फैला हुआ है, चाइना रिकवर नहीं कर पा रहा, तो ये गोल्डन टाइम है इंडिया के लिए चाइना से कम्पीट करने का एक्सपोर्ट्स के मामले में। नाउ फाइनली मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूंगा, आप लोगों के हिसाब से एक प्रॉपर एंड क्या हो सकता है यूक्रेन वॉर का? इसके बारे में लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आपकी कमेंट बहुत ज्यादा नॉलेजेबल हुई, अच्छी हुई, तो मैं इसको पिन भी कर दूंगा कमेंट सेक्शन में, ताकि बाकी लोग इसको पढ़ पाएं। तो लिखिएगा इसके बारे में कि जो भी आपको नॉलेज मिली है, यूक्रेन साइड का स्टांस, रशिया के साइड का स्टांस, हाउ डू यू थिंक दिस वॉर कैन एंड? और फाइनली आपसे जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि प्रचंड बन चुके हैं किस कंट्री के पीएम, तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑब्वियसली नेपाल। प्रो चाइना प्रचंड लौट चुके हैं नेपाल में, और आप कह सकते हैं चाइना की बड़ी जीत हुई है, कम्युनिस्ट पार्टीज की बड़ी जीत हुई है नेपाल में, और इंडिया के लिए एक जियोपॉलिटिकल सेटबैक है। मगर अगेन मैं कहूँगा, नेपाल में पॉलिटिकल क्राइसिस चलता रहेगा। अभी के लिए प्रो चाइना लोग पावर में आ गए हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ साल बाद न्यूट्रल लोग भी पावर में आ जाएं। तो अभी नेपाल में जो भी चल रहा है, इसको लेकर बहुत डेवलपमेंट्स होती रहेंगी, बहुत सी न्यूज़ आएगी। कुछ बड़ा अगर होता है यहाँ पर जो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना इंपॉर्टेंट है, उस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बाद में ले आऊँगा। फाइनली दोनों की शर्तों की जो बात करी जाए तो थोड़ा सा वहां पर वो चाहते हैं कि जमीन छोड़ के पीछे जाए, वो पता है और क्या रशिया अड़ा हुआ है कि जितना हमने ले लिया भैया वो तो हमें चाहिए। चलो एनवायरमेंट वाला भी, पेड़ वगैरह वो एक बार सब वो, काफी चीजें लेकिन वो तो लैंड और मनी, ये दो चीजें हैं। जमीन हो नहीं दी गई जाती, जो कि मतलब वो नहीं करेगा। जो यूक्रेन और है, पता है क्या, कसम से मैं बिल्कुल ये वाली लाइन बोलने वाली थी जब वो था ना कि इतनी लैंड जो वो वापस करें, वो नहीं करेगा, क्योंकि उसके सोल्जर्स की भी जान कुर्बानी गई फिर उनकी तो भी, एक और तरह से दोनों लड़े वो हैं। मतलब ये, अगर मैं कुछ वो नहीं कह रही, लेकिन मैं अपना वो बता रही हूँ कि चलो पीस के लिए अगर इतना ज्यादा, अगर कोई कल को हमारी उससे भी बोले, और जिस उसको मान ले जहाँ आज जैसे वो हुआ है, और जहाँ पर जो एरिया कब्जा है ना, वहां पर लोग खुद चाहते हैं कि रशिया के पार्ट बने, वहां विद्रोह भी करते थे, ये चीज था। तो उन्होंने, रशिया ने भी इसीलिए वो पार्ट कब्जाए हैं, क्योंकि वहां के लोग भी जो है वो रशिया में ही मिलना चाहते थे। रही बात उसने खुद ही बोली ना कि नेटो ज्वाइन करने से टेंशंस बढ़ रही हैं, अगर वो हमें सिक्योरिटी दे। लेकिन रशिया का कहना है मतलब वहां पर आए, अगर वो नहीं भी ज्वाइन करता, फिर भी यूएस के ट्रूप जैसे, तो उसको ये गारंटी देनी पड़ेगी कि अमेरिकन या फिर जो भी रशिया चाहता है कि उनके ट्रूप्स वहां पर ना हो, जैसे कि बेस ना बने उनका, क्योंकि एंड ऑफ द डे उनकी बाउंड्री घेर रहे हैं वो। लेकिन अब यूक्रेन यहाँ फंस जाएगा क्योंकि यूएस ने उसकी हेल्प करी है वॉर में। बहुत पेचीदा मामला है, पॉलिटिक्स इतनी खतरनाक चल रही है इस लेवल पर। अब मोदी जी क्या है देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन वो भी सही बोला कि सुलह नहीं, वो एक प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, है ना, कि यहाँ पे आगे मैं तो कहूंगा जितना जल्दी ये निपट जाए ना वॉर, जल्दी से खत्म हो जाए, पीस आ जाए, क्योंकि नहीं तो रिसेशन बहुत तगड़ा आ जाएगा, एक्सपोर्ट्स पे भी पड़ेगा। और अभी इंडिया के पास दूसरा है, देखना उसने क्लियर ही बोल दिया कि हम कभी भी पीस वो जो है दूसरे की कंडीशंस पे नहीं करते, हिस्ट्री रह चुकी है ये। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू बताना, और आप भी कमेंट करके बताना कि भैया आपके हिसाब से क्या समझौता हो सकता है। बाकी वीडियो को कर लाइक, टॉस से क्या होगा। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।